So, students, here some informations are given. Why do we use the accounting information? Do we means here why do the users want accounting information? So first point is saying the owners owner कौन होता है? Owner is known as proprietor, shareholders. Okay, owner is the person who invests his own money into the business, to run the business, to start the business, to expand the business. ठीक है, मान लो कि मिस्टर अनीश, ठीक है, want to start a business, तो how he can start? By investing some money of his own. That money will be known as owner's fund, owner's fund और कैपिटल। यानी ओनर जो भी पैसा लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। बट ध्यान रहे कि वो पैसा ओनर का खुद का होना चाहिए। तो देखो, देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर सिंगल ओनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि कोई एक बंदा अपना खुद का पैसा लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वही सारा बिजनेस को मैनेज करता है, वही खुद कंट्रोल करता है। ठीक है, सारा प्रॉफिट वो एंजॉय करता है, जो भी लॉस होता है वो खुद बियर करता है। तो इस प्रकार के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वी कॉल इट सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकाकी व्यापार, यानी एक व्यक्ति जिसका ओनर होता है। तो इसमें जो ओनर होता है उसको हम लोग ओनर या प्रोप्राइटर कहते हैं। दूसरा फॉर्म्स होता है, पहले तो इसी में समझ लिया, ओनर्स या प्रोप्राइटर कहते हैं, और वो ओनर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस पैसे को कहते हैं कैपिटल या इनिशियल कैपिटल। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज नोन एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? मान लो कि अनीस, रुद्र एंड अदर पीपल मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट की, मतलब अकेले नहीं स्टार्ट कर रहे, अकेले स्टार्ट करते तो सोल प्रोप्राइटर होता। कई लोग मिल करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना अपना पैसा लगाकर, यानी एक बिजनेस का नाम एक होगा, सभी लोग पार्टनर होंगे, यानी सभी लोग ओनर होंगे इन द पार्टनरशिप फॉर्म। एवरीबडी विल इन्वेस्ट देयर ओन मनी। तो जब सभी लोग पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसा भी कहलाएगा कैपिटल, लेकिन क्या कहलाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल में मान लो कि अनीश ने 10 लाख रुपए लगाया तो अनीश कैपिटल इज 10 लाख, रुद्र ने 5 लाख लगाया तो रुद्र कैपिटल इज 5 लाख। सो यहाँ पर भी कैपिटल वर्ड ही यूज करते हैं, और इनको हम पार्टनर और उधर ओनर्स कहते हैं। लेकिन अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात की जाए, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, तो इसमें जो ओनरशिप होता है उसमें कोई 1, 2, 10 व्यक्ति नहीं होता। यहाँ ओनरशिप डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग उस कंपनी की शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर भी कैपिटल है लेकिन उसके साथ शेयर लगा होता है। ठीक है, यानी कि कंपनी की अगर मान लो पूरी जब रजिस्टर्ड होती है कंपनी, तो उस समय मान लो डिसाइड किया गया कि कंपनी 5000 करोड़ रुपीस से मैक्सिमम बिजनेस कर सकती है, तो ये 5000 करोड़ रुपीस विल बी कॉल्ड अथोराइज्ड कैपिटल और मैक्सिमम कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। बट 1, 2, 10 व्यक्ति इतना पैसा नहीं लगा सकता, तो इसलिए कंपनी करती क्या कि उस पूरे पैसा को, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में 5000 करोड़ रुपीस लिया, सो 5000 करोड़ रुपीस को स्मॉलर पीस ऑफ यूनिट में डिवाइड कर देती है। मान लो कि 10 रुपीस से डिवाइड कर दी, तो 5000 करोड़ रुपीस को 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जो शेयर आ जाएंगे वो 500 करोड़ आ जाएंगे। ठीक है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपीस। तो अब कंपनी को पैसा जो लेना है वो पब्लिक से लेना होता है।
तो कंपनी अपना जो शेयर होता है, यानी जो 10 रुपीज़ का एक शेयर कैलकुलेट करके आया, तो पब्लिक को एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑफर करती है कि द पर्सन हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू आवर बिजनेस, सो दे कैन इन्वेस्ट बाय परचेजिंग द शेयर कैपिटल। तो अब किसी के पास मान लो 1000 रुपीज़ है तो वो 100 शेयर परचेज कर लिया, किसी के पास 1,00,000 रुपीज़ है तो वो उसके अकॉर्डिंग 10,000 शेयर परचेज कर लिया। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो जो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं शेयर होल्डर। सो देखा जाए तो कंपनी के कैपिटल में शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, तो यहाँ पर जो ओनर होते हैं वो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स होते हैं। समझ में आया? तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब आप बताओ कि आप सभी लोग ओनर हो किसी कंपनी के या अपने खुद के बिजनेस का, कुछ भी, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहोगे कि आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, आप जानना चाहोगे कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हमने इन्वेस्ट किया है, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज क्या है, क्या हमने जो इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में वो सही किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कम है, उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम बैंक में इन्वेस्ट करके घर बैठते तो भी हमको ज़्यादा मिलता। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओनर का मेन फोकस क्या होता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, उसका बिजनेस ग्रो हो ना। सो देखो इसमें इसीलिए इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। द ओनर्स और शेयर होल्डर्स यूज देम टू सी, use them to see means, use them means here accounting information, right? So shareholders use them to see if they are getting a satisfactory return. Return means income, return means here income on their investment. Investment means जो पैसा उन्होंने उस बिजनेस में, उस कंपनी में in the form of capital इन्वेस्ट किया है, लगाया है, तो उस पर जो रिटर्न यानी इनकम मिल रहा है वो संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड टू एसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी और बिजनेस, और अपने बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ मतलब कि देखते हैं कि स्ट्रांग है कि नहीं, यानी अगर अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, कैश फ्लो अच्छा है, बिजनेस दिन पर दिन टर्नओवर इसके बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ रहा है, मार्केट में शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमारा बिजनेस सही नहीं है। सो दिस इज द रीजन व्हाई एन ओनर or shareholders want to use the accounting information to know all this important information relating to their investment and relating to the financial position of the business. Okay, I hope this first point is getting you all people. Okay, बताइए कीर्ति सिंह, you are getting? Yes sir. गुड। तो बेटा देखो, पहले मैंने ओनर्स का मतलब समझा दिया कि ओनर या शेयर होल्डर्स क्या है, और फिर मैंने बताया कि क्यों उनको रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो नाउ सेकेंड पॉइंट, सी द डायरेक्टर्स, ये भी दे आर द यूजर्स आल्सो, दे आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स। द डायरेक्टर्स और मैनेजर्स who make the policies over of the overall business. ओके, तो बिजनेस को सक्सेस करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो द डायरेक्टर्स आर मैनेजर्स आल्सो शेयर होल्डर्स, ये भी शेयर होल्डर्स होते हैं डायरेक्टर्स। इनको शेयर खरीदना कंपलसरी होता है, ये नहीं खरीदेंगे तो ये डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। ठीक है, कंपनीज एक्ट में है। सो शेयर होल्डर और डायरेक्टर देखा जाए तो जरूरी नहीं कि ऑल डायरेक्टर्स सॉरी ऑल शेयर होल्डर्स आर डायरेक्टर, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट ऑल डायरेक्टर्स आर शेयर होल्डर्स। सो द डायरेक्टर्स आर मैनेजर्स यूज देम, they means here I have told accounting information. The directors use them for making both internal and external comparison in their attempts to evaluate the performance. They may compare the financial analysis of their company with the industry figures
in order to ascertain the company's strengths and weaknesses. And management is also concerned with ensuring that the money invested in the company or organization is generating an adequate means here sufficient return means income, and that the company or organization is able to pay its debt and remain solvent. सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, देखो दो एक वर्ड होता है सॉल्वेंट और एक होता है इनसॉल्वेंट. Solvent means having the capacity to pay off all its liability by using the business assets is called solvent. But ऐसा बिजनेस जो अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट अपने बिजनेस के एसेट से नहीं कर सकता वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि उसका लाइबिलिटी ज़्यादा हो गया और एसेट्स कम पड़ गया. लाइबिलिटी मीन्स डेब्ट या कर्ज. तो अगर कर्ज वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया और एसेट्स यानी प्रॉपर्टी वाला पोर्शन कम है तो इसका मतलब इनसॉल्वेंट होता है. लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है कि अगर कंपनी की क्षमता है कि वो अपने पूरे डेब्ट का पेमेंट कर सकती है बिजनेस के प्रॉपर्टी को यूज करके, तो वो सॉल्वेंट कहलाती है. ठीक है. सो देखो एक डायरेक्टर क्या जानना चाहता है, तो पहले तो डायरेक्टर वो जानना चाहता है, दोनों ही कंपैरिजन करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन ऑफ देयर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस, कि वो उस बिजनेस में जो भी रिजल्ट आ रहा है और बाहरी दूसरे कंपनियों का जो इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट है उन दोनों से क्या करता है, कंपेयर करता है, देखता है कि हमारा परफॉर्मेंस उनके कंपैरिजन में कैसा है, अच्छा है या नहीं है. पहला तो ये इसके बेसिस पे इनको पता चलता है कि हम उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी पावरफुल हैं, अच्छे हैं, या उनसे हम वीक हैं. सेकेंड थिंग, मैनेजमेंट इज आल्सो कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है कंपनी में वो प्रॉपर एडिक्वेट रिटर्न या एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं. ठीक है. वो कैसे पता चलेगा, ऑन कंपैरिजन विद द अदर. ठीक है. अगर दूसरी कंपनी वाला अगर 20% अर्न कर रहा है और हम 18% अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर इनकैपेबल और इनएफिशिएंट. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर से नई पॉलिसी बनाएंगे कैसे हम लोग अपनी प्रॉफिट को बढ़ाएं. या हमारी प्रॉफिट अच्छी है, सामने वाले की प्रॉफिट 20% है, हमारा 25 और मोर देन 25 है, तो इसका मतलब वी आर अर्निंग मोर देन दैट, सो वी आर जनरेटिंग एडिक्वेट प्रॉफिट. ठीक है. सो वी कैन ओपन अ न्यू ब्रांचेस एंड न्यू सेटअप आल्सो, वी कैन डिक्लेयर द गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, इससे हमारी गुडविल अच्छी होगी. सो दिस इज व्हाट अ डायरेक्टर और मैनेजर आल्सो वांट अकाउंटिंग रिपोर्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट to make the policy and decisions relating to business. साथ में ये भी देखता है अकाउंटिंग रिपोर्ट से कि हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है, यानी पोजीशन मीन्स हियर कि हमारी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज ये इक्वल है या नहीं, यानी फाइनेंशियल पोजीशन मस्ट बी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. हमारी कभी भी लायबिलिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एसेट से, यानी दोनों चीज़ें हमारी बराबर होंगी, तो इसका मतलब वी आर गुड, वी आर डूइंग गुड. तो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को क्या रिक्वायरमेंट होता है, समझ में आ गया. टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर अटेम्प्ट्स, कि उन्होंने जो इतना मेहनत किया उसका परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या है. कंपेयर करते हैं अदर इंडस्ट्रीज से ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता कर सकें. जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों का टाइम टू टाइम टेस्ट होता है, तो इससे आप लोग अपने आप को कंपेयर करते हो कि जो अटैम्प्ट किया उसमें रिजल्ट क्या मिला और सारे स्टूडेंट्स में सबसे अच्छा कौन है. या अपने आप को अगर किसी दूसरे को टारगेट रख के कंपेयर करना है तो आप कर सकते हो कि हमारा मार्क्स उससे अच्छा है या उससे कम है तो हमको क्या करना चाहिए, अच्छा है तो और अच्छा हम कर सकते हैं, दूसरे लोगों से भी और आगे बढ़ सकते हैं. फिर टारगेट चेंज करेंगे. पहले हम मिस्टर ए सोच रहा है कि मिस्टर बी से हमारा मार्क्स अच्छा आना चाहिए, बी से आ गया तो देख रहा है टॉपर कौन है, उससे अच्छा आना चाहिए. सो दिस इज व्हाट अ डायरेक्टर और मैनेजर यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Okay, so I hope this is clear. Yes, students. Yes. Okay. Yes, sir. Good. So now third point is creditors. क्रेडिटर्स कौन होता है बेटा, लेंडर्स, जो हमें उधार देता है. उधार देखो बिजनेस के केस में, अकाउंट के केस में क्रेडिटर जनरली हम उसे कहते हैं जो
हमें गुड्स उधार सेल करता है, यानी फ्रॉम होम वी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखो दो होता है, एक ट्रेड क्रेडिटर होता है और एक क्रेडिटर्स की कैटेगरी में हम उन सभी लोगों को रखते हैं जिन्होंने हमें पैसा उधार दिया है या जिससे हमने उधार लिया हुआ है। लेंडर्स जो होते हैं हमारे लिए वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अब आप बताओ कि हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्रेडिटर का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, क्रेडिटर क्यों जानना चाहता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट, तो इसके लिए आप देखो क्या लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स वांट टू नो इफ दे आर लाइकली टू गेट पेड एंड लुक पर्टिकुलरली एट लिक्विडिटी which is the ability of the company to pay its debt as they become due। so देखो आप क्रेडिटर हो, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस क्लास में देखें अभी कौन कौन है, जस्ट यस किशन पांडे। किशन पांडे, आर यू देयर? किशन पांडे, सर। यस बेटा, गुड। एंड मान लो कुशल है, ठीक है। यस। तो किशन, मान लो कि कुशल आपसे गुड्स खरीदना चाहता है उधार, ठीक है। आप सप्लायर हो किशन, यू आर द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड किशन का भी अपना बिजनेस है, वो आप सॉरी कुशल का, वो आपसे परचेस करना चाहते हैं लेकिन उधार। तो उधार देने से पहले आप ऐसे ही किसी को उधार दे देते हो? पहले आप क्या जानना चाहते हो? उसकी मार्केट में गुडविल क्या है, फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसका रिपोर्ट। बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो हम बिफोर सेलिंग और सेलेक्टिंग आवर कस्टमर, हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि वो है कैसा, तब हम गुड्स बेचेंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा लेकर बैठ जाए, ठीक है। तो आप इनकी हिस्ट्री देखोगे, इनका हिस्ट्री का मतलब अकाउंटिंग रिपोर्ट देखोगे, इनकी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो चेक करोगे कि ये अपना क्रेडिटर का कितना जल्दी पेमेंट करते हैं और कितने रुपए तक इनकी क्रेडिट वर्दनेस है, मार्केट में गुडविल क्या है, ठीक है। इनकी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी यानी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। लिक्विडिटी रेशियो शोज अबाउट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी का मतलब पेमेंट क्षमता, पेमेंट करने की क्षमता, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर तुम इनको उधार बेचने से पहले क्या करोगे, इनकी सारी डिटेल जानना चाहोगे और ये सारा डिटेल तुम्हें अकाउंटिंग रिपोर्ट से पता चलेगा, है ना। अकाउंटिंग रिपोर्ट में आप इनके करेंट रेशियो चेक करोगे, लिक्विडिटी रेशियो चेक करोगे। ये सब जो रेशियो का नाम मैं बता रहा हूँ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये रेशियो हम क्यों चेक करते हैं? हम इसलिए चेक करते हैं कि हमें ये पता चले कि इनकी क्षमता है, अगर हम इनको उधार बेचें तो क्या ये बाद में मेरा पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम कुछ रेशियो को एनालिसिस करते हैं, इनके अकाउंटिंग रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के लिए ये जो दो रेशियो का मैंने नाम लिया, करेंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, ये एक टूल्स है जिसके आधार पे हमको पता चलता है कि इनकी शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो कोई भी क्रेडिटर, आप क्या करोगे, किसी को उधार देने से पहले आप तो ये जानना चाहोगे ना कि इनकी शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है, तभी तो आप इनको उधार बेचोगे, नहीं तो बेचोगे आप? बोलिए किशन, ठीक। सो समझ में आ रहा है? कुशल, आपको समझ में आ रहा है? यस सर, यस। हाँ, तो बेटा आप ध्यान रखो कि क्रेडिटर्स कौन होता है, जो हमें उधार देता है। तो क्रेडिटर्स वांट टू नो, ये जानना चाहता है कि वो लोग उसका पेमेंट हो पाएगा टाइम पर कि नहीं। क्रेडिटर क्या जानना चाहता है कि दे आर लाइकली टू गेट पेड, कि उनका पेमेंट हो सकेगा टाइमली या नहीं। एंड लुक पर्टिकुलरली एट द लिक्विडिटी, और उनकी लिक्विडिटी पोजीशन पे ध्यान रखता है, चेक करता है कि इनकी पेमेंट करने की कैपेसिटी जो है वो शॉर्ट टर्म वो कैसी है। विच इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ द कंपनी यहाँ पर, ठीक है। चेक करता है कि जब उनका पैसा ड्यू होगा वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो है ये क्या है? तो देखो, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर कह सकते हो। तो इसमें कह रहा है, तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर यूज देम टू असेस वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल लेकर, शेयर मार्केट का नाम सभी लोगों ने सुना है? यस सर। एक मिनट, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है?
नो सर, अभी नहीं है। यस सर। अब आ रहा है स्क्रीन कि नहीं अभी? हाँ नो सर। आएगा। एक मिनट ना, यहाँ थोड़ा सा यस सर, आ गया। आ गया। वेट, ओके। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, यही करते हैं ना? यस सर। तो आप बताओ कि आप अपनी समझ से बताओ, भी बहुत ज़्यादा समझ आप लोगों को नहीं है शेयर मार्केट के बारे में मान लो, और आप अब जो नाम सुने हो एज ए कॉमन इंफॉर्मेशन के आधार पे, मान लो मार्केट में 4 कंपनी है ABCD। तो चारों में से अगर आपसे कहा जाए कि आपको, आपके पास अगर तुम्हारे पास सरप्लस मनी है यानी एक्स्ट्रा पैसा है और तुम चाहते हो कि हम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दें जिससे हमें अच्छा इनकम मिले, तो 4 कंपनीज है, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही किसी कंपनी में कर दोगे या कुछ सोचोगे उसके लिए? पहले सोचेंगे हाँ सोचेंगे, वेरी सर गुड। चेक भी करेंगे कौन कि सी कि सर उसका उसकी मतलब हिस्ट्री क्या है सर कंपनी की? हाँ, उसका हाँ मतलब कितना वो प्रॉफिट में रहता है, कितना प्रॉफिट हिस्ट्री प्रॉफिट में क्या नहीं है? रहता है। हाँ, वेरी गुड। कंपनी की प्रॉफिट हिस्ट्री हम जानेंगे, 8-10 साल का, 15 साल का या 5-6 साल का पिछला, जो भी, चारों कंपनी की। अब देखेंगे कौन कंपनी का प्रॉफिट लगातार हर साल इंक्रीज हो रहा है, एक फिक्स परसेंट से कम किसी साल नहीं हो रहा है, और सबसे अच्छा प्रॉफिट कौन कंपनी कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो हम अपना पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। इज इट? यही होता है ना? यस तो सर। हाँ, वेरी गुड। तो ये कैसे पता चलेगा हमको कि प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं? इस कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, ठीक है? तो कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, इनके लिए मैंडेटरी होता है अपनी अकाउंट को पब्लिश करना, ताकि जो इसके यूजर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर और एक्चुअल इन्वेस्टर में अंतर होता है बेटा, देखो, एक प्रोस्पेक्टिव या पोटेंशियल। जैसे तुम अभी किसी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो वो तुम एक्चुअल इन्वेस्टर हो गए, लेकिन अभी तुम इन्वेस्ट नहीं किए हो, अभी तुम प्लान कर रहे हो। तो प्लान करने के लिए तुम्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो अभी तुम क्या हो, जब तक इन्वेस्ट नहीं हो तब तक आप प्रोस्पेक्टिव या पोटेंशियल इन्वेस्टर हो। तो हम लोग भी क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम कंपनी का रिपोर्ट जानना चाहते हैं, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। जब हमें लगेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो हम फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर व्हाई दे यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारा बिजनेस, लेकिन अदर यूजर है तो क्यों करते हैं, इसका पर्पस यही सब है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट, इसमें दिया हुआ है द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज सच एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कस्टम डिपार्टमेंट्स, IRDA, RBI, etc. require information for the payment of various taxes such as वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब तो ये सारे टैक्स हट गए हैं, वैल्यू एडेड वगैरह, ये पुरानी NCERT की जो बुक्स रही होंगी ये उसमें से दिया हुआ है। सो वेरियस टैक्सेस सच एज वैल्यू एडेड टैक्सेस दिया है, आज GST कह सकते हैं। इनकम टैक्स होता है, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, lenders, and also to satisfy the legal obligation imposed by the Companies Act 2013 and SEBI. SEBI means Security Exchange and Board of India from time to टाइम। तो इन लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि ये देखे कि ये कंपनी के ऊपर कितना टैक्स चार्ज होगा, टैक्स एसेस करते हैं, इनकम टैक्स होता है, तरह तरह के जो टैक्सेस, सेस, ये सब गवर्नमेंट जो यूज़ करती है वो चेक करते हैं कि इन लोगों ने पेमेंट किया है या नहीं किया है टाइम टू टाइम। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जानने के लिए इवन बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है कंपनी को मेंटेन करना अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट में, ठीक है? जिसमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, क्रेडिटर्स ने पैसा उधार दिया है तो उसका पैसा समय से मिल जाए इस बात को इंश्योर करना होता है, ठीक है? बहुत सारे लीगल ओबिलाइजेशंस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कंपनी को पूरा करना होता है, उन्होंने किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन
की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी को रिक्वायर होती है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. वेल स्टूडेंट्स, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर. Okay, very good. So I hope कि today's class